हेलो माय स्टूडेंट्स। हम शुरू करने जा रहे हैं थ्रस्ट एंड प्रेशर। थ्रस्ट एंड प्रेशर ग्रेविटेशन के बाद का टॉपिक है और मैक्सिमम किताबों में ग्रेविटेशन के है दिया है और उसके बाद थ्रस्ट एंड प्रेशर दिया है। बच्चे इसमें परेशान हो जाते हैं, इसलिए हमने सोचा कि ग्रेविटेशन का एक चैप्टर एक क्लास अलग ले लें और थ्रस्ट एंड प्रेशर का एक क्लास अलग ले लें। इसीलिए थ्रस्ट एंड प्रेशर का हम अलग से लेकर चले हैं। तो हम लोग जाने कुछ टर्म्स, कुछ ऐसे टर्म्स जिनका यूज हम लोग करेंगे। इसमें आर्किमिडीज थ्योरी भी हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग देखें, थ्रस्ट जाने। थ्रस्ट बोलते हैं यदि द परपेंडिकुलर फोर्स ऑन ए सरफेस is called thrust. Perpendicular. The perpendicular force on a surface is called थ्रस्ट। जैसा कि नाम से हम लोग जाने कि फोर्स को ही थ्रस्ट कहते हैं, लेकिन वह फोर्स क्या है? तो परपेंडिकुलर है। किसी भी सरफेस पर परपेंडिकुलर फोर्स जो लगेगा तो उसको हम लोग थ्रस्ट कहेंगे। तब इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट, इट्स यूनिट तब क्या हो जाएगा जो फोर्स का यूनिट होता है। इट्स यूनिट इज न्यूटन। न्यूटन हो जाएगा, इसका यूनिट न्यूटन हो जाएगा। और जानते हैं कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर मतलब होता है जिसका दिशा होता है, डायरेक्शन बताया गया रहता है। फोर्स में डायरेक्शन रहता है, इसीलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन थोड़ा जाने हम लोग परपेंडिकुलर फोर्स। मान लीजिए कि एक बॉक्स है, इस बॉक्स के ऊपर से ऐसा फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स लगता है, परपेंडिकुलर है, माने इस सरफेस से, ऊपर के सरफेस से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए ये फोर्स लग रहा है। तब इसको बोलेंगे कि ये परपेंडिकुलर फोर्स है। तो इसी फोर्स को हम लोग थ्रस्ट कह देंगे, थ्रस्ट कह देंगे। लेकिन वही बॉक्स है, वही बॉक्स है, उसमें तिरछा फोर्स लग रहा है, तब इसको थ्रस्ट नहीं कहेंगे। तब इसको थ्रस्ट नहीं कहेंगे। क्यों? हाँ, तो वहां हम लोग जाने कि परपेंडिकुलर फोर्स ऑन ए सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट। तो परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको थ्रस्ट नहीं कहेंगे। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि इस फोर्स को हम लोग रिजोल्व करते हैं। एक फोर्स को दो भाग में बांटते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक इस सरफेस के एलोंग में, वो अलग चीज हो जाता है। लेकिन हम लोग यही जाने कि परपेंडिकुलर रहे तो अब उसको थ्रस्ट कहेंगे। ये इसको थ्रस्ट नहीं कहेंगे कि ये ऑब्लिकली है, तिरछा है, कोई एंगल बना रहा है 90 डिग्री के अलावे, तब थ्रस्ट नहीं कहेंगे। तो थ्रस्ट हम लोग जान गए। उसके बाद एक टर्म आता है प्रेशर, बहुत सुनते हैं प्रेशर। द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज
कॉल्ड प्रेशर, इसको प्रेशर बोलते हैं। द थ्रस्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। इसका मतलब हो गया कि प्रेशर कितना होगा, प्रेशर इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया। एरिया ऑफ कांटेक्ट कहें तो ज़्यादा अच्छा है, एरिया ऑफ कांटेक्ट। थ्रस्ट, तो थ्रस्ट हुआ परपेंडिकुलर फोर्स, एरिया ऑफ कांटेक्ट से भाग लगा देंगे तो उसको बोल देंगे प्रेशर। प्रेशर को शॉर्ट में पी लिखते हैं, थ्रस्ट को आप एफ लिख दीजिए, चाहे जो लिखिए, चाहे फोर्स लिखिए, फोर्स से लिख दीजिए, और एरिया ऑफ कांटेक्ट को ए कह दीजिए। तो प्रेशर बराबर फोर्स बाई एरिया। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर होता है। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट हो जाएगा, उसी को पास्कल बोलते हैं। उसी को न्यूटन मीटर स्क्वायर न लिखकर पास्कल लिखा करते हैं। पास्कल छोटा यूनिट है, तो इसको किलो पास्कल भी लोग बोलते हैं। किलो पास्कल माने 1000 पास्कल का किलो पास्कल, 1 किलो पास्कल इज इक्वल टू 1000 पास्कल, मतलब 1000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो हम लोग यूनिट जान गए, और यह भी वेक्टर क्वांटिटी है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी हो गया। थ्रस्ट पूछे, ऊपर वाला बात लिख दीजिए। प्रेशर पूछता है परीक्षा में, नीचे वाला ये बात प्रेशर का डिफिनीशन लिख दीजिए। ये हो गया। थ्रस्ट हमने थ्रस्ट जान गए, प्रेशर जान गए। अब हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जिनको यूज हम लोग करेंगे आर्किमिडीज के थ्योरी में, जहां तहां यूज होगा उसको हम लोग जानते हैं। मास को हम लोग पढ़ लिए ग्रेविटेशन के समय में, वेट को भी पढ़ लिए हैं ग्रेविटेशन के समय में। मास एंड वेट का डिफिनीशन जो हम लोग पढ़े हैं, वो मास और वेट हम लोग पढ़ लिए हैं। एक और चीज हम लोग को पढ़ते हैं, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम वह है कोई भी वस्तु, स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वॉल्यूम। कोई भी वस्तु जितनी जगह छेकती है उसको उसका वॉल्यूम कहते हैं, उसका आयतन कहते हैं। द स्पेस, स्पेस माने जगह, occupied by any object is called volume of that ऑब्जेक्ट। हम लोग यूनिट भी लिखा करते हैं, तो इसका यूनिट हो जाएगा एम क्यू। यूनिट एम क्यू हो जाता है, और यह जो होता है स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इतना लिख दिए तो ये आपका हो गया वॉल्यूम के बारे में। तो वॉल्यूम हम लोगों ने जान लिया, इसका डिफिनीशन जान लिया, यूनिट जान लिया, ये स्केलर क्वांटिटी है यह भी जान लिया। और वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, तो जो रेगुलर शेप्ड होते हैं उनका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला है। जैसे ईंट है तो लेंथ, ब्रेड्थ और मोटाई, लेंथ, ब्रेड्थ और थिकनेस को गुना कर देंगे, उसका वॉल्यूम मिल जाएगा। इस तरह से जो इरेगुलर शेप हैं उनका वॉल्यूम निकालने का तरीका अलग है, रेगुलर का अलग है। इरेगुलर को निकालने के लिए क्या करेंगे, मान लीजिए बॉल है, मान लीजिए कि कोई ढेला है, मान लीजिए कोई मेटल चिप्स है, तो वो तो इरेगुलर है, उसका कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, उसका ना लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना मोटाई है।
उसके लिए एक बर्तन ले लेते हैं। बर्तन ग्रेजुएटेड रहता है, बर्तन जो होता है ग्रेजुएटेड रहता है, मतलब उसका वॉल्यूम लिखा हुआ रहता है बर्तन में। पानी भर देते हैं, उसके बाद उसको जो चीज़ का वॉल्यूम निकालना है उसको हम लोग डाल देते हैं। देखते हैं कि पानी अब इतना चढ़ गया, तो इनिशियल है, इनिशियल रीडिंग हो गया, इनिशियल रीडिंग जितना पानी चढ़ गया वो फाइनल रीडिंग हो गया। मान लीजिए इनिशियल रीडिंग था 10 10 सीसी और फाइनल रीडिंग आ गया 15 सीसी। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा फाइनल में से इनिशियल? 15 में से 10 घट जाएगा, 5 सीसी उसका वॉल्यूम आया। सीसी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो इसका बड़ा यूनिट एमक्यू होता है, छोटा यूनिट सीसी होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर। ऐसे ऐसे रहता है। तो अब हम लोग जान गए वॉल्यूम के बारे में। एक और टर्म है उसका जाने, डेंसिटी। डेंसिटी को जाने। डेंसिटी कहते हैं मास, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। उसको मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी कहते हैं। इसको मैथमेटिकल रूप में लिखना होगा। तो ये मास को डी इज इक्वल टू एम बाई भी, वेयर डी एम भी। डी हो गया डेंसिटी, एम हो गया मास, अब भी वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम हो गया। इस तरह से वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, भी वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दीजिए और अच्छा होगा। ऑफ ऑब्जेक्ट, यही चीज है। अब हम लोग को मालूम हो गया कि डेंसिटी मालूम हो गया। यह इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अब मास का यूनिट केजी होता है और वॉल्यूम का यूनिट एमक्यू होता है, केजी पर एमक्यू। और यह जो है स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग डेंसिटी को जान गए। इसके बाद एक टर्म आता है रिलेटिव डेंसिटी। जैसा कि नाम से मालूम होता है रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी का कहने का मतलब हुआ कि रिलेशन, किसी चीज से रिलेशन होगा। किस चीज से रिलेशन? पानी डेंसिटी का किस चीज के डेंसिटी से रिलेशन होगा? सेम चीज का ही रिलेशन होगा। तो डेंसिटी का डेंसिटी से रिलेशन, तो किस चीज के डेंसिटी से रिलेशन? तो पानी के डेंसिटी से के रिलेशन को रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं। अब लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी इज ए क्वांटिटी, इज ए नंबर। रिलेटिव डेंसिटी इज ए नंबर which is found by dividing density of
वाटर फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिसका हम लोग रिलेटिव डेंसिटी निकालने जा रहे हैं। फ्रॉम द डेंसिटी ऑफ मटेरियल इज कॉल्ड रिलेटिव हाँ, तो वो रिलेटिव डेंसिटी हो गया। तो रिलेटिव डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या हो गया? रिलेटिव डेंसिटी के लिए डेंसिटी ऑफ ए मैटर बटे बाई डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर से भाग लगा देंगे तो वो जाके रिलेटिव डेंसिटी मिल जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे इस फॉर्मूला में। एक तो फॉर्मूला एक हो गया। अच्छा, एक और बात जाने हम लोग कि इसका जो एक नंबर है कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि डेंसिटी का यूनिट और नीचे भी डेंसिटी का यूनिट दोनों को काट देंगे तो कोई नंबर आएगा। इट हैज नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। और इसके साथ इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है। ये जरूर लिखा करेंगे हर एक परीक्षा में, स्केलर है कि वेक्टर है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप रिलेटिव डेंसिटी को जान गए। अब हम लोग इस रिलेटिव डेंसिटी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। रिलेटिव डेंसिटी में हम लोग क्या पढ़ लिए? डेंसिटी ऑफ मैटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ मैटर बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, ये तो हम लोग जान रहे हैं। तो ये डेंसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? इसको ऐसे रो भी बोलते हैं। अब रिलेटिव डेंसिटी नहीं लिख के हम लोग रो लिख दें तो क्या हर्ज है? रो। अब डेंसिटी ऑफ मैटर, द डेंसिटी द मास बाय वॉल्यूम, मास ऑफ मैटर बाय वॉल्यूम ऑफ मैटर। उतना ही पानी का मास ऑफ वाटर बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर, यही हो गया। लेकिन जितना वॉल्यूम उसका है ऊपर वाले मैटर का, मास ऑफ मैटर और मास ऑफ वॉल्यूम बराबर है। वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ मैटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर बराबर है, तब मास ऑफ मैटर बाई मास ऑफ वाटर, यह भी लिख सकते हैं। यह भी एक रिलेशन हो गया। कहीं मास दिया है तो मास लिख देना है, मास बाई मास, मास ऑफ मैटर बाई मास ऑफ वाटर। कहीं डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी ऑफ मैटर बाई डेंसिटी ऑफ वाटर लिख देना है। तो दोनों ही चीज से हम लोग का काम चलेगा। डेंसिटी लिखा है तब रिलेटिव डेंसिटी वैसे मालूम कर लेंगे। मास दिया हुआ है तो कुछ नहीं खोजने का जरूरत है, दोनों का इक्वल वॉल्यूम है, इक्वल वॉल्यूम का मास इतना इतना दिया हुआ रहेगा तो मास बाई मास कर देंगे तो हमारा रिलेटिव डेंसिटी मिल गया। अब ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, इसलिए हमने पहले ही बता दिया। इसका यूज हम लोग आगे करने जा रहे हैं। एक टर्म हम लोग और पढ़ने जा रहे हैं, बायोन्सी। बायोन्सी, बायोन्सी को हिंदी में बोलते हैं उत्प्लावनता, उत्प्लावता। उत्प्लावता मतलब कैसे चीज ऊपर ढकेलाता है, इसी को बायोन्सी कहते हैं। तो जब लिक्विड में कोई हम लोग चीज डालते हैं तो उसका वो अपना भार को कम महसूस करता है। क्यों करता है?
अतः नीचे से लिक्विड उसको ऊपर की ओर ढकेलता है। ऐसे तो चारों तरफ से उस पर फोर्स लगता है, लेकिन नीचे से जो साइड वाला जो फोर्स लगता है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। नीचे से जो फोर्स लगता है वो ऊपर की ओर ढकेलता है, तो उसी को बायोंसी कहते हैं। तो द टेंडेंसी, यही लिक्विड का गुण है, द टेंडेंसी ऑफ, लिक्विड नहीं लिख के फ्लूइड लिख दें, जिस जो कि पानी को भी दर्शाएगा, माने लिक्विड को भी दर्शाएगा और गैस को भी दर्शाएगा। द टेंडेंसी ऑफ फ्लूइड, लिक्विडे लिखते हैं, पहले लिक्विडे जानिए। द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू push a body upward is called buoyancy। ये लिक्विड का गुण है कि बॉडी को ऊपर की ओर ढकेलता है, चाहे जो लिक्विड हो वो ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो द टेंडेंसी ऑफ लिक्विड टू पुश ए बॉडी अपवर्ड इज कॉल्ड बायोंसी। द पुशिंग फोर्स जो होगा उसको बायोंट फोर्स कहेंगे, बायोंट फोर्स। उसी को अपथ्रस्ट भी बोलते हैं, अपथ्रस्ट, ऊपर की ओर फोर्स। द फोर्स ऑफ पुशिंग ए बॉडी अपवर्ड by a liquid is called buoyant force। बायोंट फोर्स उसको बोलते हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा, जो फोर्स का यूनिट है, तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। और यह जो होगा वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इतना बात लिख देंगे तो बायोंसी हो जाएगा, बायोंट फोर्स हो गया, चाहे अपथ्रस्ट हो गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बायोंसी को जान लिए, बायोंट फोर्स को जान लिए। बायोंट फोर्स कितना होता है यह हम लोग थोड़ा जाने। मान लीजिए कि एक बर्तन है, इसमें पानी रखा हुआ है, इस पानी में कोई वस्तु डाल दिया गया है, यही वस्तु है, इसको डाल दिया गया है। टॉप पोजीशन ए है, बॉटम पोजीशन बी है। इस तरह से अब इस पर फोर्स जो लग रहा है साइड से ऐसे लग रहा है, कि चारों तरफ से ना पानी फोर्स लगाता है। ये नीचे से लग रहा है, ये ऊपर से लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो ऊपर पर जो फोर्स होगा सो कम होगा, और नीचे जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे फोर्स बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है। आप जाने हैं, पहले क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि जैसे जैसे नीचे जाते हैं वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है, फोर्स बढ़ता है। तो मान लीजिए ऊपर का जो प्रेशर है, ऊपर का जो फोर्स है वह F1 है, नीचे से जो फोर्स लग रहा है वो F2 है। तो जो नेट फोर्स होगा, ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, साइड से जो दोनों लगा, इधर से लेफ्ट से लगा, राइट से लगा सो, और लेफ्ट से लगा सो, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देता है। लेकिन नीचे से लग रहा है ऊपर और ऊपर से लग रहा है नीचे, तो इसमें नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स
नेट फोर्स उसी को बोलते हैं बायोंट फोर्स। नेट फोर्स हो गया, ऊपर का F1 कम है तो F2 माइनस F1, इसको बोलते हैं बायोंट फोर्स। नीचे वाला फोर्स में से घटा लेंगे ऊपर वाला फोर्स, तो ये नेट फोर्स हुआ, उसी को बोलेंगे बायोंट फोर्स। F2 माइनस F1 ये निकालने का तरीका है, प्रैक्टिकल है, वो होता है। ये अभी आपको नहीं जानना है, अभी तुम लोग को नहीं जानना है, इसीलिए आप बायोंट फोर्स इतने जानिए कि नीचे वाला फोर्स में से ऊपर वाला फोर्स को घटा लेंगे, बायोंट फोर्स मिल जाएगा। तो हम लोग बायोंट फोर्स को जान गए, कैलकुलेट कैसे करेंगे जान गए। अब हम लोग पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग बायोंट फोर्स। दो है, एक है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, दूसरा है बायोंट वॉल्यूम ऑफ, पहला है वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और दूसरा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम जो है किसी चीज का मटेरियल बना हुआ, किसी मटेरियल का बना हुआ ऑब्जेक्ट है जिसे हम लोग लिक्विड में डुबाते हैं, मान लीजिए पानी में डुबाते हैं, तो उसका वॉल्यूम ही पानी को हटाता है, पानी को डिस्प्लेस करता है। जितना जगह पर वह वस्तु पानी में डूबेगा उतना जगह का पानी को हटा देता है। तो उतना पानी जो हटा दिया, जो पानी हटा चाहे जो लिक्विड हटा, उसका उतना जो वेट होगा वो उतना उसका वॉल्यूम को प्रभावित, माने वो वॉल्यूम तो वॉल्यूम ही रहेगा, उसका वेट का अथी का मटेरियल का कोई प्रभाव नहीं है, वॉल्यूम का प्रभाव है। और डेंसिटी ऑफ लिक्विड का प्रभाव है, जैसे मान लीजिए किसी चीज का डेंसिटी है, लोहा है, लोहा का डेंसिटी जो है, लोहा पानी में डूब जाता है, लेकिन वही यदि पाड़ा में Hg लिक्विड है उसमें रखा जाएगा तो लोहा तैरता है, तो डेंसिटी का भी प्रभाव पड़ता है। और वो डेंसिटी ज़्यादा होगा तो वस्तु को ऊपर ज़्यादा तेजी से ढकेलता है। तो ये जो फैक्टर्स हैं बायोंट फोर्स के लिए, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो ज़्यादा लिक्विड को ये डिस्प्लेस करेगा, और जो लिक्विड डिस्प्लेस होगा उसका वजन के हिसाब से बायोंट फोर्स काम करता है। तो ये हुआ। अब हम लोग जानेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है? तो ये कोई वस्तु जो है लिक्विड में पानी में डुबाया जाता है तो उसका क्या वेट पर प्रभाव पड़ता है, क्या होता है, इसी बारे में मैथमेटिकल ये प्रिंसिपल है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके पहले एक, अच्छा ठीक है, हाँ, इसके पहले हम एक कहानी जाने। आर्किमिडीज जो थे, इनके देश के जो राजा थे, उनके मन में हुआ कि सोने का मुकुट बनवाए थे, तो मन में हुआ कि जो सोने का मुकुट बना हुआ है यह ओरिजिनल सोने का बना है या इसमें कुछ नकली किया हुआ है, कुछ गड़बड़ी किया हुआ है। तो उन्होंने बताया कि कोई ऐसा हमारे देश में जो है बता देगा बिना इस मुकुट को तोड़े फोड़े
कि यह शुद्ध है सोने का है कि अशुद्ध सोने का है, तो उसे इनाम दिया जाएगा। अब वहाँ के सभी वैज्ञानिक लोग लग गए, इसमें आर्किमिडीज साहब भी थे। एक दिन स्नान करने गए पौंड में, तो स्नान करने में उनका बॉडी अपना हल्का महसूस हुआ। तब उनके मन में हुआ कि भारी चीज पानी में डूब जा रहा है, हल्का चीज उग रहा है। उनके मन में डेंसिटी की अवधारणा हुई और उसके आधार पर वहाँ से कूदते हुए निकले और कहते हैं यूरेका यूरेका, जिसका मतलब होता है कि मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, मैंने पा लिया, पागल की तरह हो गए और ये सिद्धांत को प्रतिपादित किए। क्या कौन सा सिद्धांत बनाए? इफ एन ऑब्जेक्ट इज immersed in immersed fully or partially in a, हम फ्लूइड लिख देते हैं, इन ए फ्लूइड, फ्लूइड में डुबाया जाता है, कितना फुल्ली और पार्शियली, पूर्णतः या आंशिक रूप से। इन ए फ्लूइड, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड fully or partially in a fluid, then the body, then the object feels, महसूस करता है, feels लेस वेट, वेट के कम वेट का महसूस करता है, एंड द लेस वेट इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, जितना फ्लूइड को हटाया उसके बराबर है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड फुली एंड पार्शियली इन ए फ्लूइड, देन द ऑब्जेक्ट फील्स लेस वेट, अपने भार को कम महसूस करता है, एंड द लेस वेट इज इक्वल टू द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, एंड द वेट इज इक्वल टू डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होता है। तो डिस्प्लेस्ड फ्लूइड मतलब कि ठीक है, वेट लॉस कितना हुआ? डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के बराबर होगा, डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर होगा, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। वेट लॉस, जो उनका कितना वेट लॉस हुआ वो ये हुआ। तो यही हुआ आर्किमिडीज का प्रिंसिपल। वेट लॉस को ही ना बायोंट फोर्स बोलते थे, बायोंट फोर्स, वहाँ P2 माइनस P1 कहते थे, F1 F2 माइनस F1, वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड फ्लूइड, यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है, यही तो है। अब इसी सिद्धांत पर उन्होंने उस सोने का जो मुकुट था, उस जो सोने का जो ताज था, उन्होंने मालूम कर लिया दूसरा प्योर सोना लेकर के वो कितना डिस्प्लेस करता है, उसका कितना वेट में कमी हुआ,
उसके रेशियो में इसको भी मुकुट को पानी में डालकर उनको देखे जे उसमें क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या उसका वेट में कमी हो रहा है, उसके आधार पर रिलेटिव डेंसिटी के आधार पर उन्होंने मालूम कर लिया। तो इस तरह से आर्किमिडीज ने जो प्रिंसिपल बनाया उसको आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहे, और ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे कि कोई भी वस्तु कैसे तैरता है, फ्लोट करता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग, ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग ए बॉडी। हम लोग अपथ्रस्ट को ऐसे दिखाएंगे ऊपर की तरफ तीर करके, और वेट को नीचे करके दिखाएंगे, वेट ऑफ लिक्विड को। अपथ्रस्ट को अपथ्रस्ट अपथ्रस्ट को ऐसे दिखाएंगे, और वेट ऑफ लिक्विड को, डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ लिक्विड को, वेट ऑफ लिक्विड को डाउन की तरफ दिखाएंगे। तो क्या है प्रिंसिपल? पहला, यदि अपथ्रस्ट जो है कम है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ लिक्विड से कम है, देन क्या होगा? देन बॉडी विल सिंक, डूब जाएगा, बॉडी विल सिंक, डूब जाएगा। यदि अपथ्रस्ट बराबर है डिस्प्लेस्ड वेट ऑफ लिक्विड के, तो देन क्या होगा? बॉडी विल फ्लोट, बॉडी जो है फ्लोट करेगा, उसमें तैरेगा, माने उपलाएगा, न डूबेगा और ना ऊपर उसका पार्ट उगेगा। लेकिन यदि अपथ्रस्ट बड़ा है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से, देन बॉडी विल राइज अप एंड फ्लोट, तैरेगा भी, ऊपर जाता, जैसे पानी में भीतर ले जा करके बॉडी को डाल दिए तो पानी नीचे ऊपर से नीचे से ऊपर ढकेल देगा, राइज अप एंड फ्लोट, और बॉडी जो है सो फ्लोट करता है, राइजेज अप, बॉडी विल राइज अप एंड फ्लोट, और तैरेगा। ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग ए बॉडी। इसी तरह से हम लोग देखते हैं एक और इसी तरह का थ्योरी डेंसिटी के आधारित है। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटिंग बॉडी ऑन बेसिस ऑफ डेंसिटी। अब उसी तरह जो ऑब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट डेंसिटी को मान लीजिए हम लोग कहें O, और लिक्विड डेंसिटी को कह दें L, तब बल्कि DO कह दिए, DO डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड कह दें। तो इस तरह से इनका क्या रिलेशन है? तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो यदि कम है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड से कम है, तो वस्तु क्या करेगा? द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, माना डेंसिटी कम है, डेंसिटी ऑब्जेक्ट का कम है, मतलब वो हल्का है,
डेंसिटी मतलब हल्का भारी से समझिए, जो चीज हल्का रहता है उसका डेंसिटी कम होता है, जो भारी रहता है उसका डेंसिटी ज्यादा होता है। तो लिक्विड से डेंसिटी यदि ऑब्जेक्ट का कम है तो बॉडी फ्लोट करेगा। ऐसा एग्जाम्पल हम लोग कहाँ पर देखे हैं? लोहा, आयरन का एक ब्लॉक है छोटा सा, और उसको मरकरी लिक्विड है उसमें डालेंगे तो वो नहीं डूबेगा, वो फ्लोट करेगा। आयरन वो मरकरी में नहीं डूबेगा। फिर मान लीजिए कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट और डेंसिटी ऑफ लिक्विड दोनों बराबर है, देन ऑब्जेक्ट क्या करेगा? ऑब्जेक्ट विल फ्लोट, इसमें भी फ्लोट करेगा। विज ऑब्जेक्ट विल में राइज एंड फ्लोट कहिए, राइज एंड फ्लोट। इसमें ऑब्जेक्ट विल फ्लोट। ये ऐसा कहाँ होता है? पानी है उसका डेंसिटी के बराबर अलकतरा का डेंसिटी होता है। तो रोड पर जो रोड बना हुआ रहता है उस पर अलकतरा का बना हुआ रहता है। पानी यदि लग जाता है तो अलकतरा जो है अलग हो जाता है। टार जो है वो जो चिप्स में लगा हुआ है, रोड के चिप्स में, वो अलग हो जाता है। लेकिन पानी में वो ऐसे ही लटर पटर चलता है, लटपटाते चलता है। पानी से वो ऊपर भी नहीं जाता है और नीचे नहीं, उसी में अपना होते रहता है। तो उस पर फ्लोट करता है, उस पर फ्लोट करता है ऐसे ही भीतर में ही, ऊपर भी नहीं जाता है, फ्लोट करता है। तीसरा का डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यदि बड़ा है डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, ऑब्जेक्ट का डेंसिटी ज़्यादा है और लिक्विड का डेंसिटी कम है तो ऑब्जेक्ट डूब जाता है। देन ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल सिंक। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे लोहा का टुकड़ा पानी में डालते हैं डूब जाता है। इस तरह से हम लोगों ने डेंसिटी का, फ्लोटिंग का रिलेशन को हम लोगों ने जान लिया। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं और बोट के बारे में थोड़ा जानते हैं। बोट में कैसे होता है फ्लोटिंग? ए बोट, बोट होता है छोटा नाव। फ्लोटिंग ए बोट एक छोटा नाव होता है। इसमें इसको पानी में जितना रहेगा, जैसा वेट रहेगा वैसे पानी में डूबा हुआ रहता है। पानी इसको नीचे से ढकेलता है, अप थ्रस्ट लगता है और इसमें लोग बैठे हुए रहते हैं। जैसे जैसे इसमें आदमी बढ़ता है, बढ़ते जाएगा, इसमें पानी भरते जाएगा, बढ़ते पानी में डूबते जाएगा, ये नाव डूबते जाएगा, डूबते जाएगा, डूबते जाएगा। अगर अधिक आदमी चढ़ेगा तो नाव डूब जाएगा। तो वह थ्योरी लग गया जो हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ अपथ्रस्ट जो देखे थे, जो कि था कि अपथ्रस्ट कितना है और वेट कितना है। वेट ज़्यादा हो गया तो नाव डूब जाएगा, अपथ्रस्ट से ज़्यादा हो गया तो डूब गया। ऐसे फ्लोटिंग ए बोट ये होता है। इसमें जो डिस्प्लेस्ड वाटर का जो वेट है, जो टोटल वेट जो हम लोग लगा रहे हैं ऊपर से, उसके बराबर होगा, बराबर से कम रखना होगा, तब आपका नाव ठीक से चलेगा, उसमें आप चल पाएंगे। ज़्यादा होगा नाव डूब जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, सुनते हैं कि नाव पर इतना लोग चढ़ गया कि नाव डूब गया। डूबेगा क्यों नहीं? उसका कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की। नीचे से जो अप थ्रस्ट उतना नहीं हो पाएगा जितना वो नाव का है। लेकिन जो शिप है, फ्लोटिंग ए शिप, पानी जहाज, पानी जहाज जो होता है बहुत विशाल होता है। एक एक एकड़ का उसका साइज, एक एक एकड़ नहीं,
500 एकड़, हजार एकड़ साइज का एक नाव होता है जो समुद्र में चलता है, शिप, समुद्री जहाज। तो इस तरह से वो समुद्री जहाज जो बना हुआ रहता है लोहे का बना हुआ रहता है, और लोहा तो भारी होता है पानी से, लेकिन उसका जो एवरेज डेंसिटी है, नाव ऐसा इसी नाव के तरह ही वो बना हुआ रहता है, नाव के तरह ही बना हुआ रहता है। और उसमें जो है ये तो लोहे का बना है, स्टील का बना हुआ है, लेकिन इसमें तो हवा भरा हुआ है, इसमें एयर है। तो एवरेज जो है, एवरेज डेंसिटी जो है नाव का, शिप का एवरेज डेंसिटी जो है शिप का, वो जो है कम रहता है डिस्प्लेस्ड वाटर से। डिस्प्लेस्ड वाटर जो है उससे कम रहता है, जिसके कारण से शिप नहीं डूबता है। इतना बड़ा शिप, हजार एकड़, 500 एकड़ एरिया में फैला हुआ जो शिप है वो नहीं डूबता है। यही कारण है कि वो जितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है उससे उसका जो डेंसिटी है, ये जो शिप है उसका एवरेज डेंसिटी से कम है। एवरेज डेंसिटी मतलब स्टील और एयर दोनों के मिलाकर जो एवरेज डेंसिटी निकालेंगे उसको बोलते हैं एवरेज, आपको निकालने आता है। इस तरह से पनडुब्बी है, पनडुब्बी जहाज एक होता है, सबमेरीन, सबमेरीन, सबमेरीन होता है। उसमें होता है एक बायोंट टैंक। क्या होता है? बायोंट, बायोंट टैंक। बायोंट टैंक जो होता है, इस टैंक में जब उसको ज़रूरत होता है कि अपना वजन बढ़ा लें, मतलब पानी में डूबना रहता है, तो उस टैंक में पानी भर जाता है, और पानी भर जाता है। अब वो पनडुब्बी जो है, सबमेरीन जो है, पानी में डूब जाता है, और लोग ऐसे ही पानी के भीतर चलते हैं। वहाँ है अरेंजमेंट चलने के लिए। कभी ऐसा ज़रूरत महसूस हुआ कि अब हम सबमेरीन को जो पानी के भीतर हैं, वाटर के भीतर जो चल रहे हैं, अब सरफेस पर आ जाएं। तो सरफेस पर आ जाएंगे, तो आने के लिए जो बायोंट टैंक है, जो पानी का उनका टैंक रहता है वजन बढ़ाने के लिए, पानी लेकर उस टैंक को एयर प्रेशर उनके पास रहता है, एयर प्रेशर से झट से खाली कर देते हैं, झट से खाली कर देते हैं। बस पनडुब्बी जो है ऊपर उठ जाता है, और इस तरह से वो पानी के सरफेस पर उनका सबमेरीन चलने लगता है, पनडुब्बी चलने लगता है। तो इस तरह से हम लोगों का जो थ्रस्ट एंड प्रेशर लेकर चले थे वो समाप्त होता है, और आज हमको इतना पर जाने का आदेश दीजिए। और आप हमारे चैनल को जो एक्सलेट एकेडमी 1 @एक्सलेट एकेडमी 1 का जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करिए, और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह से आप हमारा हौसला बुलंद करते रहिए। थैंक यू।